अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। यकीनन अगर आप शहर कराची में रहते हैं तो आपने समामा शॉपिंग मॉल का नाम तो लाजमी सुना होगा और मेरी तरह आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इस शॉपिंग सेंटर के पीछे कौन से बिल्डर का नाम है। तो आपके इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। आज हम जिस इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम, मिस्टर हुमायूं सलीम, CEO ऑफ समामा प्रॉपर्टीज़। तो चलिए उनका इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से उनसे अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हुमायूं, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मिस्टर हुमायूं, शो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप? रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माय लाइफ मैंने यही देखा कि मेरे वालिद साहब कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में ही उनकी एक्टिविटीज़ रहीं और उन्होंने जितना भी बिज़नेस किया इसी इंडस्ट्री में किया, क्योंकि उनका प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड दोनों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली वो एनईडीएन है, सिविल जी। इंजीनियर हैं और पहले उन्होंने शहर कराची में एज एन एम्प्लॉई काम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म इस्टेब्लिश करी जी। और बैक इन 1995 या 96 उन्होंने समामा का ब्रांड इस्टेब्लिश किया और समामा के नाम से काम करना शुरू किया, जो आज तक माशाल्लाह चल रहा है। तो वो शुरू से ही एक मुझे उनके पास से विरासत में कह लें या मेरे ब्लड में ऑलरेडी आ चुका था कि इंटरेस्ट शुरू से ही डेवलप हुआ था कि रियल एस्टेट में ही काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस छोड़ के बोलते हैं यार मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे कुछ और करना है। जी। सही है, तो लेकिन मेरे पास शुरू से यही था कि मैंने वही काम करना है जो मेरे वालिद साहब ने किया है जी। और मेरा पैशन था कि मैंने रियल एस्टेट बिजनेस को ही आगे कंटिन्यू करना है, कोई और दूसरे काम में नहीं जाना। तो सर आपको इंडस्ट्री में माशाल्लाह 20 साल हो गए, तो यहाँ पे बहुत शहर कराची बहुत मुश्किलात से दो चार भी है, तो उन पे आपका क्या ख्याल है कि हम उन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं जिसमें प्लॉट कल्चर, अनस्किल्ड लेबर, प्रॉपर्टी टैक्सेस ये सब शामिल है? लेकिन रही बात प्रॉपर्टी टैक्सेस की और अनस्किल्ड लेबर की, ये चीज़ें इस तरह की हैं कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी टैक्स तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इशू है, उसको हम गवर्नमेंट लेवल पे ठीक कर सकते हैं और उसके लिए अलग तरह की मेहनत ज़रूरी है। लेकिन रही बात आपकी जो ये लेबर की आप बात कर रही हैं, ये हम खुद कर सकते हैं और डेफिनेटली स्किल्ड लेबर का इशू आता है हमारे पास। और जबकि इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ गई है, पहले तो हम अपना नाम बोलते थे कि हम इंडस्ट्री हैं। जी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने अल्फाजों में बोल दिया है कि यार इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करें जी, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। जी। तो अब हमारे लिए एक ऐसा एक फेज़ आ गया है जहाँ पे हमने खुद भी सोचना है कि जो अनस्किल्ड लेबर है इसको किस तरह बेहतर किया जाए और कोई ऐसे प्रोग्राम्स, कोई ऐसे वर्कशॉप्स क्रिएट अपनी साइड पे किए जाएं, अपने प्रोजेक्ट्स पे किए जाएं, जहाँ पे हम सिर्फ लोगों से लेना कुछ अब इस मुल्क को देना भी शुरू कर दें, सेक्टर को सर्व कर सकें। सही। तो सर ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, इस पे आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड दर्जा था जो इस इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था, क्योंकि वैसे तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में और सब अपने अपने तौर पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को हमेशा बहुत साइडलाइन कर दिया जाता था जी। और उसको बोलते थे कि यार ये बिल्डर माफिया है और ये लैंड ग्रैबर्स हैं। भाई वो सेक्टर, वो फेज़, वो लोग अलग हैं। हम बड़े सिविलाइज तरीके से काम करते हैं, हम जो एनओसीज़ लेनी होती है वो सारी एनओसीज़ लेते हैं, जो लैंड डिपार्टमेंट से सारे हमें काम पूरे मुकम्मल करने होते हैं, वो करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारे सारी चीज़ें वाइट एंड ब्लैक होती हैं, उसमें कोई हिंजेस नहीं होती, कोई उसमें छुपी हुई चीज़ें नहीं होती, बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब और प्लस इसके साथ साथ हम 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, आपके सैनिटरी हो गई और फर्नीचर हो गया, लाइट्स हो गई, हर चीज़ में हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अगर हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो ये सारी इंडस्ट्री चलती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला है तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया, जो हम हमेशा खुद बोलते थे कि यार इसको इंडस्ट्री बोलें, इसको इंडस्ट्री बोलें, इसको इंडस्ट्री बोलें, लेकिन लोग नहीं बोलते थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि उन्होंने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया और अब हमारे ऊपर है कि हम इस इंडस्ट्री को वाकई इंडस्ट्री बना के दिखाएं और लोगों को बताएं कि किस तरह हम और बेहतर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अगर हम पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर को फॉरेन रियल एस्टेट सेक्टर से कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर किन प्रॉब्लम से दो चार है? देखें,
अगर थोड़ा सा आपका सवाल को मैं कुछ चीज़ें इसमें एक दो ऐड भी करूँगा। जी सर। उसमें ये कहते हैं कि फॉरेन रियल एस्टेट सेक्टर और पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें बड़ा फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है कि पाकिस्तान दुनिया की इस वक्त 5th या 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। जी दुनिया भर में कहीं पे भी अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करती हैं तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जी क्योंकि उस डोमेस्टिक जो वहाँ की इंडस्ट्री होती है, जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतने प्रोजेक्ट्स को कंज्यूम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑलरेडी एक डोमेस्टिक डिमांड बहुत बड़ी मौजूद है। सही। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा फ़र्क है कि हमें बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट की, जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए हुए हैं वो अपने लिए यहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहें, घर खरीदना चाहें, प्लॉट खरीदना चाहें, वो डिफरेंट केस है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक कस्टमर बैंक इतना बड़ा है कि अगर हम यहीं पे मेहनत करते रहें तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। रही बात, आपने सवाल किया कि फॉरेन इंडस्ट्री, फॉरेन हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर है और यहाँ के रियल एस्टेट जी। सेक्टर में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो है टाइम का। अगर हम कोई भी प्लॉट यहाँ पे ख़रीदते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे थे, तो हमें 1 साल, सवा साल, 1.5 साल चाहिए होता है उस प्रोजेक्ट को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। जी दुनिया भर में इस तरह नहीं होता। वन विंडो सोल्यूशन होती है। आपने ज़मीन ली, 1 हफ्ते में वेरीफाई हो गई, आपने अपने प्रोजेक्ट के सारे प्लान्स सबमिट कराए, वो 1 महीने में आपके पास आ गया। अब वो प्लान्स आप रेडी करने में 6 महीने ले लें, वो एक सेपरेट डिबेट है। डिफरेंस सिनेरियो। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, इदारे वहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको रिजल्ट भी नज़र आ रहे होते हैं। सही। तो ये एक फ़र्क है। सही। अच्छा सर, आपके इसी जवाब में से एक सवाल मैं और निकालूंगी कि किसी भी इन्वेस्टर को जब वो बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या एनओसीज देख लेने चाहिए? देखिए, इसमें कोई क्योंकि मैं कराची में भी काम कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी काम कर रहा हूँ, हर शहर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो मोटी मोटी एनओसीज हैं उसमें सिविल एविएशन है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो जो एनओसी है वो देखनी चाहिए एसबीसीए की या जी। सीबीसी या केडीए की, क्योंकि जी। वहाँ आप काम कर रहे थे तो ये इदारे जब अप्रूवल तक जरूरी है हाँ, उनकी। जब तक ये इदारों को बाकी सारी एनओसीज नहीं मिलती तो ये एनओसी आपको रिलीज नहीं बिल्कुल सही। तो अगर ये एनओसी रिलीज हुई हुई है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको सारे NOCs पूरी किताब पढ़ने की जरूरत जी। नहीं है, आप टाइटल पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, अगर सर ये जो रिसेंटली वर्टिकल कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में, लो कॉस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये कितनी बेनिफिशियल है? देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग तो बहुत बेनिफिशियल है अगर उसको इन इट्स प्योर एसेंस एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सही। क्योंकि देखें, लो कॉस्ट हाउसिंग का मतलब ये है कि लो बजट पे काम होगा, लो प्रॉफिट मेकिंग होगी। तो अब जब लो प्रॉफिट मेकिंग पे आप काम कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ आप चलते हुए रोक नहीं सकते। और कंस्ट्रक्शन का एक ये बड़ा स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन है कि अगर आपने कोई भी काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोक दिया तो उसको चलाना पहली दफ़ा शुरू करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं और इसकी कामयाबी की बात करते हैं तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए या कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट होना चाहिए जो इस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को ना सिर्फ शुरू करे बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में डेवलपर्स की मदद भी करे। जी। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, किसी भी वजूहत पे, किसी भी हिंजेस की वजह से अगर ये स्कीम रुकती है तो इसको चलाना डेवलपर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े शॉर्ट मार्जिन्स पे वो काम कर रहा होगा। एक तो ये हो गया आपका लो कॉस्ट हाउसिंग की बात हो गई। दूसरा, इसके बाद आपने बात करी वर्टिकल डेवलपमेंट की। वर्टिकल डेवलपमेंट दुनिया भर में भी आप कहीं चली जाएं तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। वर्टिकल डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप अफोर्डेबल लोगों के साथ अफोर्डेबल तो एक सर्टेन लिमिट तक रहती है, लेकिन जब आप वर्टिकल डेवलपमेंट में चले जाती हैं, यानी कि जैसे आप ग्राउंड प्लस 18 या 19 के ऊपर जाती हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इमेंसली बढ़ जाती है। जी। तो वर्टिकल डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप शहर के अंदर रहते हैं और आपके जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपका काम है, जहाँ आपकी मेडिकल सर्विसेज जहाँ से आप ले रहे हैं, जहाँ आपके बच्चों की स्कूलिंग है, वो करीब रहती हैं, वो आपसे दूर नहीं जाती। जी। ये एक एडवांटेज होता है अगर वर्टिकल डेवलपमेंट की बात की जाए। और लो कॉस्ट हाउसिंग का मैंने आपको बता दिया। सही। सर, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की फोरकास्ट की बात करें आने वाले 5 सालों में, तो सर आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कितने ऊपर जा सकती हैं, नीचे आ सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट? देखिए, मैं तो
रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ, इसलिए ये बोलना शायद अजीब होगा, लेकिन जो पुराने लोग और सारे बोलते हैं वो बोलते हैं ज़मीन कभी और अपनी कीमत नहीं प्रॉपर्टियाँ तोड़ती। कभी नुकसान नहीं देती। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती, और आज नहीं तो कल कभी अप्स एंड डाउन ज़रूर काम में वो आते तो हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी आ जाती है अभी लेकिन रिसेंटली। हाँ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कल्चर हमारे पास बढ़ता जा रहा है कि भाई बच्चे की शादी होगी तो बच्चे को अलग फ्लैट दिला देना है, बेटी की शादी होगी तो उसको एक ज़मीन। गिफ्ट करना है, या फ्लैट गिफ्ट करना है, या घर गिफ्ट करना है, या प्लॉट गिफ्ट करना है। तो ये कल्चर हमारे पास चलता आ रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो सही। आपके पास डिमांड तो कम नहीं होनी, डिमांड बढ़ती ही जानी है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने ली हुई है उसकी जी। प्राइस भी बढ़ेगी। सर बिल्कुल, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बूस्ट की हैं। बिल्कुल ऐसा है सर? बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये इसका रीज़न ये भी है कि इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं है और दूसरे काम भी करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है कि यार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहिए और ये पैकेज को अवेल करना चाहिए। सर बिल्कुल, अगर ये तो हमने बात की रेजिडेंशियल या रियल एस्टेट सेक्टर की, सर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में किस हद तक ग्रो करेंगे? देखिए, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स कोई भी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही करेगा। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो जंप आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में मिलता है वो कभी भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में मिलता है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, अगर मैं अच्छे फ्लैट बनाऊंगा या बुरे फ्लैट बनाऊंगा, अगर किसी रोड पे फ्लैट है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, बहुत बड़ा मार्जिन का गैप Different- आपको नज़र नहीं सही आएगा। है। अगर फॉर एग्जांपल आप तारिक रोड पे, जो हमारे शहर कराची में एक बड़ी मशहूर रोड है, वहाँ चली जाएं तो हर मॉल इतना मशहूर नहीं है और हर कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो इतनी पॉपुलर नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जब भी इंसान ने करनी होती है, ये समझना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर किस डेवलपर के पास रहे हो, किस बिल्डर के पास रहे हो। सही। अगर उसका बैकग्राउंड है कमर्शियल को चलाने का और कमर्शियल को कामयाब करने का, तो आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से, जो कभी भी आपको रेजिडेंशियल में नहीं मिलेगा। सही सर। सर शो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि रेड बॉक्स के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? रेड बॉक्स के हवाले से अभी मेरे पास ये टीम आई है, जी इस सर। टीम ने बड़े अच्छे तरीके से रेड बॉक्स को भी समझाया है और रेड बॉक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में मुझे बताया है। आप लोगों के आने से पहले, इत्तेफाक की बात है, 1 घंटा पहले मैंने कुछ चीज़ें रेड बॉक्स की देखी भी थी। जी सर। तो माशाल्लाह आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे थैंक यू और सर। हमें भी शायद मौका दे आप लोगों के साथ आगे काम करने का। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, ये तो हमारे साथ थे मिस्टर हुमायूं सलीम, CEO ऑफ समामा प्रॉपर्टीज़, जिन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से हमें रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अहम मालूमात से आगाह किया। अगर आप भी इस तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मालूमात लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।